Hello students, myself Bharat Kumar Matoria, HOD Physics Resonance। तो प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ आपके विशेष दिन 28 अगस्त, जिसमें कि आपका एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है। 28 अगस्त को जो संडे का दिन, जिसमें कि आपके 2 पेपर होंगे 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 2:30 बजे से लेके 5:30। तो ये एक लिमिटेड टाइम है जो कि आपके 2 साल की मेहनत का एक तरह से रिज़ल्ट, सारे 2 साल की मेहनत का वो सिर्फ 6 घंटे हैं जो उसमें बताने वाले हैं कि आपने क्या किया है, उसका एक रिपोर्ट बनने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, आपके पास काफ़ी लंबा समय था और फिर भी एग्ज़ाम के वक्त पर थोड़ा-सा जो डर रहता है वो रहेगा। बस जो लोग उस डर को किस तरह से हैंडल करेंगे, उस पर ये बात आधारित है। मैं कुछ बातें एग्ज़ाम के कुछ दिनों के लिए, जस्ट कुछ दिन पहले हम क्या कर सकते हैं, उसी संबंध में थोड़ी-सी मैं बात करना चाहूँगा। तो एग्ज़ाम एक युद्ध की तरह है, एक लड़ाई की तरह होता है और यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि हमें कुछ लिमिटेड सीटें उनको ऑक्यूपाई करना है और उन सीटों को ऑक्यूपाई करने के लिए हम जानते हैं कि 2 लाख, 1.5 से 2 लाख करीब बच्चे होंगे जो हमारे साथ कंपटीशन में होंगे। तो उस एक पर्टिकुलर सीट के लिए इतने सारे लोग भाग ले रहे हैं, तो हम उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं या ऐसी कौन-सी बात है जिससे कि हम उनसे बेहतर कर जाएँ? आखिरी क्षणों में ऐसी कोई बात की जा सकती है क्या? मैं इसी के संबंध में कुछ एनालिसिस लेके आया हूँ, जो कि आईआईटी की तरफ से दिए हुए हैं और इस बार का जो पेपर है वो आईआईटी मुंबई की तरफ से आईआईटी बॉम्बे के नाम से है, तो आईआईटी बॉम्बे की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है और 2007 में, 2015 में आईआईटी बॉम्बे ने पहले कंडक्ट किया है। अब इसके बाद 2022 का जो पेपर है वो भी आईआईटी बॉम्बे की तरफ से आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले अपनी तरफ से 4 पेपर को डिस्कस करूँगा। जैसा कि मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास कम समय होता है, तो कम समय के अंदर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो टेस्ट पेपर के एनालिसिस के संबंध में अगर कोई बात हमको मिल जाए, तो उससे हम कर सकते हैं। हालाँकि ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट थॉट्स हैं हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर। आपने 2 साल में आप अपने नोट्स के पन्ने पलटोगे, तो बहुत सारी जानकारियाँ उसके अंदर। फिर भी मैं एक उस लाइन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हालाँकि एडवांस का जो पेपर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें कुछ न्यूनेस हमेशा बनी रहती है। फिर भी कोई पैटर्न हम ढूँढ सकते हैं, कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैं कुछ पहले पेपर का एनालिसिस करके हम देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर के कुछ एनालिसिस आईआईटी की तरफ से दिए गए हैं और उनमें से 2021 का पेपर है, 2020 का पेपर है। मैं अपनी तरफ से 2015 और 2007 का पेपर भी आपको एक बार थोड़ा-सा दिखाता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस। तो इन 4 पेपर के हिसाब-किताब से अपन को एक रफ़ आइडिया मिलता है कि लगभग आईआईटी की चॉइस किस तरह की रहती है और फाइनली मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने अपनी तरफ से सेलेक्ट किए हैं कि लगभग इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने चाहिए। ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं पहले 2020 के पेपर की। जेईई एडवांस का 2020 का ये पेपर में जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर रखे हैं पहले से ही। इनमें से जैसे पहले क्वेश्चन फुटबॉल वाला जो था, एक इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं और इसका एंगल के बारे में क्वेश्चन था कि किस एंगल पे बाहर आ जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने देखा कि इस क्वेश्चन को 50% के करीब बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है और 32% जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनका गलत हो गया है। तो एक तरह से लगभग 82% जो बच्चे हैं इसमें बाहर हो गए कंपटीशन से। तो जिन बच्चों ने सही किया उनका परसेंटेज लगभग 17.8% है। इस एक क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो जिन्होंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है उनको 0 मिला है, तो सही करने वाला उनसे 1 नंबर आगे हो गया है और जिन्होंने गलत कर दिया इस क्वेश्चन को, उससे वो 2 नंबर आगे हो गए। तो अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में नहीं अटेम्प्ट करने वालों को इनसे आगे बढ़ने के लिए, ऐसे एक क्वेश्चन बराबर करेंगे तो भी इनकी बराबरी नहीं होगी, उन्हें एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तब वो किसी के सही करने वाले से
आगे निकल पाएंगे। दूसरा बात है कि गलत करने वालों का अगर नंबर बढ़ता जाएगा तो उनको भी जैसे सही करने वालों के साथ में दिक्कत आती जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो आईआईटी का जो पेपर है उसमें भी, और मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे अब जैसे दूसरा क्वेश्चन था, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसके अंदर कि एक मैग्नेट को चला रहे हैं एक एल्यूमिनियम की डिस्क के ऊपर, तो इसमें डिस्क का मोशन कैसा होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होने की वजह से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो अपन इसमें देख रहे हैं कि अटेम्प्ट करने वालों का नॉन अटेम्प्टेड वालों का परसेंटेज पिछले वाले से कम है। पिछले वाले में 50% था, इसमें 35%, यानी लगभग 65% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, परंतु हम देख रहे हैं कि 53.2% ने गलत कर दिया है। तो एक आसान सवाल के नाम पर लोगों ने इसको टच कर दिया, पर वो ढंग से इसका रूल नहीं जानते हैं, तो उसके हिसाब से इतने सारे बच्चे गलत। तो फिर वापस से लगभग 88% जो है ये लोग पीछे हो गए हैं कंपटीशन में, और ये सिर्फ 11.7% के करीब बच्चों का सही हुआ है। तो इस तरह से, अच्छा ये तो क्वेश्चन वो है जो कि सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक ही ऑप्शन सही करना था। ऐसे ही जैसे ये वाला एक क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो ये थोड़ा सा दिमाग की बात थी, इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन वाइज, तो इसमें भी देखेंगे अगर अपन आप परसेंटेज वाइज, तो आप देख रहे हैं लगभग 39% के 39.7% के आसपास में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो रोटेशन और रोलिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनका अटेम्प्ट नहीं किया है, 37.4 ने गलत किया है और 22.83 ने सही कर दिया, यानी रिलेटिवली ज़्यादा लोगों ने सही किया है। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन देखते हैं आप, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में और कैपेसिटर यानी दोनों को अटैच कर दिया गया, तो यानी एक तरह से इस क्वेश्चन के अंदर मिक्सिंग हो गई दो टॉपिक की। और इस तरह की मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में लगभग आप देखेंगे 56% बच्चों ने लगभग नहीं किया है और 28% ने गलत कर दिया है और 15.9% बच्चों का सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो सिंपल ये वेव फ्रंट के संबंध में है कि अगर लाइट इस तरह से जाती है तो इसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। तो उस केस में पर आप देखेंगे तो इसको अटेम्प्ट नहीं करने वालों की संख्या कम है, यानी काफ़ी बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, परंतु 46.5% बच्चों का गलत हो गया है और 35.72 माने काफ़ी बच्चों का सही हुआ है। इजी क्वेश्चन था ये। और यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये भी क्वेश्चन जो है 40% बच्चों ने नहीं किया है, 32% बच्चों का सही हुआ है, 27% लगभग आप समझेंगे कि 70 से 80 85% बच्चों का सवाल गलत हो रहा है और कम 30 35 17 18 इस तरह के परसेंटेज जो आ रहे हैं, जो कि सिंगल करेक्ट में ऐसा हो रहा है। फिर इसके बाद में जैसे ये वाला आप क्वेश्चन देखेंगे, सेवंथ क्वेश्चन जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है और मैंने ग्रेविटेशन मतलब के लिए नया मतलब बोर मॉडल का सवाल है। बोर मॉडल को अपन ने एक नए फंक्शन के लिए अप्लाई करना है, एक पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट में चलता है उस पर अगर बोर मॉडल लगाएंगे तो एनर्जी का रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। ये एक माने फेमस क्वेश्चन है, एडवांस की तरफ से पूछा जाता है। इसमें भी आप देखेंगे तो सिर्फ 16% बच्चों का सही हुआ है, वैसे ही 74% के करीब बच्चों का गलत हो गया है। ऐसे एक ये फिलामेंट वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख रखा है पहले ही, ये थोड़ा सा मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, इसके कुछ ऐसे ऑप्शंस थे। तो मल्टीपल करेक्ट टाइप जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर अपन एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसके अंदर हर एक पार्ट में सॉल्व करना पड़ता है, तो उस पार्ट के हिसाब से आंसर देना होता है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो क्वेश्चन था इसमें भी देखेंगे तो इसको 60.8% बच्चों ने इसको नहीं किया है और 13 पॉइंट जिन्होंने किया उसमें से तो लगभग 73% बच्चे बाहर हो गए और सही करने वाले सिर्फ 4262 बच्चे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये एक यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन होने से अटेम्प्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे लगभग 80% बच्चों ने अटेम्प्ट किया और काफ़ी बच्चों का सही भी हो गया। और आप देखते हैं कि एडवांस वाले पेपर में एक यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल अक्सर रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम ये देख रहे हैं कि
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक प्रोजेक्टाइल अपन ने चार्ज पार्टिकल को चला दिया है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया है। तो जो ग्रेविटी के साथ में एक माने जी इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट का सवाल था, जिसको अगर आप देखेंगे तो इसमें भी टोटल लगभग आप हिसाब लगाएंगे तो 36% बच्चों का ने इसे नहीं किया है और 20% ने गलत कर दिया है और 35% जो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी इस तरह के क्वेश्चन लगभग सब जगह लोग कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो लोग सब लगभग कर लेते हैं वो लगभग 35% के आसपास आप देख पा रहे हैं कि वो सही हो रहे हैं। और जो क्वेश्चन थोड़े से नए टाइप के हैं या कुछ उसमें कोई ऐसी नई बात है, वहाँ पर ये परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है। अब जैसे ये तो उसी के ऑप्शंस हैं, ये देखेंगे आप जैसे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल करेक्ट वालों की परसेंटेज इस तरह के हैं थोड़ा सा, ये और करंट इलेक्ट्रिसिटी की जैसे लोग पढ़ाई करके जाते हैं उसके हिसाब से सवाल देखेंगे तो इसमें इन्होंने दोनों तरह के सवाल ले लिए हैं कि यहाँ पर सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसके लिए सर्कुलर मोशन का हिसाब आ गया। और मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद ही लगभग 48% के करीब बच्चों ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया, और जिन्होंने इसे अटेम्प्ट करके गलत कर लिया, अच्छा देखो ये मल्टीपल करेक्ट वाले में सज़ा भी ज़्यादा दे रही है कि -2 मिल जाते हैं सीधे सीधे ही। तो 18.55% बच्चों को -2 मिला है, सिर्फ 4,988 बच्चों से ये सही हो पाया है। तो पूरे भारत में 1.5 लाख बच्चों ने जब पेपर दिया उसमें से सिर्फ लगभग 5,000 बच्चों के आसपास से ये सही हो पाया। तो जो रिलेटिवली टफ क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है, आप फिर उन 4-5 हज़ार बच्चों के साथ में कंपटीशन में इस तरह के कोई क्वेश्चन को करते हो तो आप ऐसा समझ जाना पेपर के अंदर। और इसके जैसे ये ऑप्शन थे ये रिलेटिवली टफ थे। अगर अपन देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे मल्टीपल वाले में आप देखेंगे कि जैसे ये वाले दोनों 2 ऑप्शन है तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ऐसा करके एक ऑप्शन बनता है, एक ये हो सकता है एक ही हो सकता है, यानी कि इसके अंदर 3 के सही होने के चांसेस बनते हैं हमको लगते हैं, फिर हमको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और ये जो चार्जेस के बारे में, तो कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि भी मल्टीपल करेक्ट वाले में कुछ एक ऑप्शन सही कर रहे हैं, हालांकि इस रिपोर्ट में मैंने रखा नहीं वो भी IIT की तरफ से आया था कि कितने बच्चों ने को पार्शियल रिस्पॉन्स दिया था, उसका भी एक परसेंटेज आप घटा के निकाल सकते हैं। इनमें से जो कुछ बच्चे बचे हुए हैं इसमें से वो उस तरह के मिल जाएंगे, आप खुद IIT की साइट से देख भी सकते हैं। अब इसके बाद में एक और ये जैसे स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा इनोवेटिव नया टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चंस को जैसे आखिरी इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एग्जाम में थोड़ा सा यूँ मान लो कि टाइम की ज़रूरत होती है, तो पहले हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने के, अगर आप इसका भी परसेंटेज देखोगे तो काफ़ी कम बच्चों का हुआ है। ये भी 7,078 बच्चों ने लगभग इसको सही किया है, 64.47 ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है और 11.5%। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये वाला जो परसेंटेज है ना, मैं जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ कि 70-80 के आसपास के बच्चे जो हैं, यानी सिर्फ 20% से 30% के बीच का ही मामला मुकाबले का है ये। और ये जो लोग गलत कर जा रहे हैं वो अपने आप ही पीछे होते जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर हम गलत करने से बचें तो हम उतने अपने कंपटीशन में दूसरों से आगे रह सकते हैं। अभी मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये वाला एक क्वेश्चन आपने कर रखा है, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब अगर आप देखेंगे तो ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में है। ये 7,000 बच्चों ने कर भी दिया फिर भी एग्ज़ाम टाइम में। ये भी एक सेंटर ऑफ मास से जुड़ा हुआ एक नया तरह का सवाल था। उस समय कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि कैसे क्या करेंगे, किस तरह से होगा। ये फिजिकल नई सिचुएशन थी एग्ज़ाम के अंदर। तो इसको आप देखेंगे तो ये सिर्फ 1,185 बच्चों से ही सही हो पाया। इसमें से 35.3% ये कुछ बच्चों को लगा कि आसान है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो अटेम्प्ट करने वालों की संख्या काफ़ी है इसके अंदर। 65% बच्चों ने लगभग अटेम्प्ट किया है, 35.3 ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, परंतु 64% के आसपास 63.9% बच्चों ने इसको गलत कर दिया है। तो ये पहचान पाना एग्ज़ाम में कि ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, और सही को कर पाना, अगर तुम छांट के सही भी कर दोगे तो एक उन 20% की रेंज में चले जाओगे, बहुत सारे बच्चे आपसे बाहर हो जाएंगे।
अब देखो यहाँ पर ये एक और सवाल था जो सरफेस टेंशन और अगर हम देखेंगे तो फ्लूइड दोनों की जैसे मेन तो सरफेस टेंशन का ही है एक तरह से क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे कम करते हैं, पहले से ही प्रैक्टिस की कमी होती है। तो ये भी देखेंगे तो हालांकि 33% बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, लगभग 66% बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिया, 65% बच्चों का गलत हो गया, सही होने वालों की संख्या सिर्फ 1884 है। ये जो क्वेश्चन थे इसमें कुछ क्या था कि एक तो डेसिमल वाली वैल्यू वाले थे, अगर आप देखेंगे तो ये खासकर इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन थे जिसके अंदर आपको डेसिमल वैल्यू में आंसर मिलाने थे, और डेसिमल वैल्यू में सॉल्व करके पूरे डेसिमल मिला पाने में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर ये डेसिमल वाले सवाल आ गए, उस जैसे से पहले वाला सवाल देखो, ये भी ऐसे ही वाले सवाल हैं, तो इनके अंदर परसेंटेज काफ़ी कम हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये 1% आ रहा है, 1884 बच्चों का हिसाब बैठ रहा है। ये एक डायपोल और चार्ज को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया और इनके ऑसिलेशन के संबंध में सवाल पूछा है फ्रीक्वेंसी के। ये भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5855 बच्चों का सही हुआ है, 70% बच्चों ने गलत कर दिया है, 25% बच्चों का ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया है 25-26 के बीच। और ऐसा ही ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये वर्क डन बाय गैस आइसोथर्मल एडियाबेटिक एक्सपेंशन का कंपैरिजन का सवाल है। बेसिक क्वेश्चन है ये। बेसिक क्वेश्चन होने के बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं तो 72.7 माने 72.49% 72.49% बच्चों का गलत हो गया ये, और 13.85 बच्चों ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया, लगभग 13.66% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। और अगर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक ट्यूनिंग फॉर्क वाला और डॉपलर इफेक्ट और एयर कॉलम को मिक्स कर दिया गया है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन अपने पास में आ रहा है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये भी सिर्फ 13% बच्चों का ही सही हुआ है, लगभग 60% बच्चों का गलत हो गया है। ये सब इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा कुछ हो रहा है अगर आप रेस्पॉन्स को देख रहे हैं तो। यहाँ पर एक चार्ज किस तरह से एक सर्कुलर डिस्क पे वेरी कर रहा है वो हमको दे रखा है, और एक किसी स्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में सवाल पूछा है। ये भी देखेंगे तो एक सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, लगभग ये भी 70% के करीब बच्चों को गलत हो गया है, और लगभग 15% बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, 15% के करीब बच्चों का ही सही हुआ है। तो ये पेपर 1 का कुछ ऐसा हिसाब था। ये वाला क्वेश्चन एक बोनस हो गया था अगर आपको ध्यान हो तो, ऑप्टिक्स वाला एक सवाल था, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बोनस का मतलब हो गया कि सभी का 0-0 नॉट अटेम्प्टेड में 0 काउंटिंग किया है, IIT की तरफ से ऐसा रेस्पॉन्स दिया है। ये एक जो ट्रेन वाला जो सवाल था, टनल से ट्रेन गुजरती है, ये भी उस एग्ज़ाम टाइम के लिए बच्चों के लिए एक नया तरह का ही क्वेश्चन था। इस नए तरह के क्वेश्चन के होने की वजह से 78.4% बच्चों को उस समय समझ ही नहीं आया, तो उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, और 20.13% जो है बच्चों ने इसको देख करके गलत कर दिया है। सिर्फ 2221 बच्चों से ही सही हुआ है। और ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन QE = mg वाला जो सवाल रहता है सिंपल, ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन बच्चों की प्रैक्टिस में रहता है, मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेस्ड। इसको देखेंगे तो इसको भी बच्चों ने 70% बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, और उसमें से 18% बच्चों को गलत हो गया, और सिर्फ 11% बच्चों का सही हुआ है। अगर हम सही करने वालों में आ जाएं क्वेश्चंस के अंदर, तो यूँ मान लो कि लगभग ये वाले लोग हमसे पीछे रहेंगे, किसी भी एक क्वेश्चन के सही होते हम लगभग यूँ मान लो कि 80% बच्चों से अब एक सवाल सही करते ही आगे निकल जाओगे, ऐसा मान सकते हैं, लगभग 70-80% के करीब। तो सही सवालों की संख्या अच्छे से छांट के बढ़ा लो तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद में ये एक हॉट एयर बैलून का सवाल था जिसमें डेंसिटी वेरी कर रही थी हाइट के साथ, और माने इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था बायनेंसी फोर्स पर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये भी लगभग 7572 बच्चों का ही सही हुआ, लगभग 79% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनमें 16% का गलत हो गया,
थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट था इसके अंदर। ये एक बेसिक डायपोल और एक पॉइंट चार्ज स्ट्रिंग से बंधा है, इसका इक्विलिब्रियम का सवाल था। और इस इक्विलिब्रियम के सवाल के अंदर भी देखेंगे तो ये भी लगभग 79.6% बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट किया, 13.5% ने गलत कर दिया और 6.87% बच्चों का ही सही हुआ। ये एक क्वेश्चन बोनस हो गया था, इसका जो आंसर किसी तरह से मैच नहीं कर रहा था, डेटा की कमी थी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 0 रिस्पॉन्स दिखा रहा है। ये एक जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल था, इसमें फ्लूइड की थ्योरी भी थी और अपर एंड डेप्थ जैसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यानी एक तरह से ऑप्टिक्स और फ्लूइड को मिक्स किया गया था। मिक्स करने की वजह से लगभग 56.5% बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। फिर कुछ बच्चों ने किया तो उनमें से किसी ने एक भी, जैसे मल्टीपल करेक्ट टाइप होता है, एक भी गलत ऑप्शन लगा दिया, तो उससे उनका सीधा -2 चला गया और 23.73% बच्चे इस तरह के रहे। लगभग 8% बच्चों का ही ये सही हुआ। ये एक बेसिक आसान सा क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन सर्कुलर मोशन बेस्ड है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका, हालांकि इसका भी कम परसेंटेज है जिनका सही हुआ है, 12.76, ये भी 35.23% बच्चों का गलत हो गया है। तो अगर ये जो गलती वाला जो पार्ट है ना, अगर हम इससे बच पाएँ तो अच्छा हो सकता है। कुछ पार्शियल मार्किंग ही ले लें हम, और ख़ासकर मल्टीपल वाले के अंदर हम कोई एक ऑप्शन सही करेंगे तो 1 मिलेगा, पर अगर अपन ने गलत कर दिया तो सीधा -2 मिल जाएगा, तो आप एक क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे, 3 नंबर पीछे हो जाएंगे सीधे ही। और यहाँ पर देखते हैं ये सिंपल अपना क्वेश्चन जो कोलिजन वाला होता है, एक रॉड जो कहीं फिक्स रहती है, ये भी इस तरह के क्वेश्चंस की पहले से प्रैक्टिस रहती है अपनी। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 37.56% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, और उसमें से जिन्होंने किया है उनमें से 10% का गलत हो गया है, 27% बच्चों ने लगभग ठीक कर दिया है। तो जो लगभग अगर आप देखते हैं जो आपकी नोट से मिलते जुलते, क्लास से मिलते जुलते जो इजी से क्वेश्चन लगते हैं आपको, तो आप मान लेना कि आप लगभग 30-35% के अंदर आ गए हो। और खासकर मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख रहे हैं तो वो लगभग यूँ मान लो कि 17%, 15%, और कम में चले जाएंगे तो 12%। इंटीजर टाइप वाले खासकर जो डेसिमल वाले आ रहे हैं उनमें परसेंटेज और कम हो रहा है इस तरह का। ये एक्सरे ट्यूब का जो बेसिक क्वेश्चन थ्योरी का जो बिल्कुल बेसिक सवाल था, ये अगर देखें तो ये भी 50% के करीब बच्चों गलत हो रहा है और लगभग 18% का ही सही हुआ है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का सवाल है, ये भी बेसिक सवाल है, इस तरह का हम करके रखते हैं क्वेश्चन की अटेम्प्ट। तो ये भी आप देखेंगे तो लगभग 19%, 19.6% बच्चों का सही हुआ है, 35.7% बच्चों को गलत हुआ है। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसमें परसेंटेज अगर हम देख रहे हैं तो, क्योंकि इसके अंदर 4 ऑप्शन सही थे ABCD, तो आप देख रहे हैं कि इसमें किसी का भी कोई गलत नहीं होता, किसी ने कुछ भी टिक लगाया तो उसका सही हो गया ये, इसलिए किसी का गलत हो ही नहीं सकता था ये। पर फिर भी सही, पूरी तरह से सही करने वाले जो बच्चे थे वो सिर्फ 6,846 बच्चे थे, 33.55 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। बाकी जो बच्चे परसेंटेज में दिख रहे हैं वो पार्शियल अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं। ये स्फेरिकल बबल इनसाइड द वाटर, ये एक तरह से बबल माने बबल वाला सवाल हो गया जो कि पानी के भीतर है और उसके अंदर भी इन्होंने गैस के संबंध में प्रोसेस ले ली। तो एक तरह से मिक्स कर देते हैं आप, ये चीज़ बार बार पाएंगे कि PV बराबर कांस्टेंट वाली प्रोसेस कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इस तरह की कोई ना कोई कंडीशन। यहाँ पर इन्होंने एडियाबेटिक प्रोसेस लगा दी है कि बबल को इस तरह से कंप्रेस किया गया कि वो गैस का प्रोसेस एडियाबेटिक मान लिया जाए, तो एडियाबेटिक के हिसाब से कंडीशन लगा के सवाल किया गया। तो इसको देखेंगे तो ये भी काफ़ी कम परसेंट बच्चों का, यानी सिर्फ 38 बच्चों का ही सही हुआ है, 38 स्टूडेंट ही इस सवाल को सही कर पाए हैं। फिर इसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन अगर हम देखते हैं
रेजिस्टेंस वाला सिंपल है ये क्वेश्चन। व्हीटस्टोन माना बैलेंसिंग वाला कंडीशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बैलेंसिंग पॉइंट माने पी और क्यू के बीच में एस और टी में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। तो ये भी आप देखेंगे तो इस माने जाने पहचाने सवाल होने की वजह से लगभग काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया, सिर्फ लगभग 24.7% ने नहीं किया और 72.3% के आसपास बच्चों से गलत हो गया। सिर्फ 4,534 बच्चों का ही सही हुआ है। और ये एक एरर से संबंधित क्वेश्चन था। आप ये देखेंगे कि एडवांस वालों की इसमें फेवरेट लिस्ट में आते हैं इस तरह का कोई भी एरर का एक सवाल पूछना है। अब की बार इन्होंने कैपेसिटर के संबंध में पूछा था। इसमें भी क्या होता है कि कैपेसिटर का एक्सप्रेशन 2 जगह आ जाता है चेंजेस का, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है और उसकी वजह से ये परसेंटेज कम हो गया 9.32। अटेम्प्ट करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, पर 77.6% बच्चों का गलत हो गया है। फिर ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से क्यूबिकल एल्यूमिनियम, ये बल्क मॉडुलस से संबंधित क्वेश्चन है और उस मतलब एक तरह से इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ। तो अब यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसका परसेंटेज भी गलत करने वालों का 68 है और सही करने वालों का सिर्फ 6.9% है। 24.9% बच्चों ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है। ये एक स्पेशल अलग तरह का सवाल था जिसके अंदर मतलब यूँ मान लेते कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का इस तरह का सवाल पहले पूछा नहीं एनर्जी के संबंध में कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी इस्तेमाल किया जाए टोटल एनर्जी के कैलकुलेशन में, तो इसलिए सिर्फ 735 बच्चों का ही सही हुआ है। जनरली बच्चे पढ़ते नहीं इस तरह की इंफॉर्मेशन और 67.14% बच्चों का ये गलत हो गया है। ये एक और जो क्वेश्चन है जिसके अंदर सन ये न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड माने रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये भी 60.7% बच्चों का गलत हो गया है। 30.7% बच्चों ने नहीं किया, तो 90% का तो पीछे रह गए। 8.53% बच्चों का ये सही हुआ है। तो 2020 का जो हमने पेपर देखा उसकी कुछ इस तरह की कंडीशन रही। लगभग आप टॉपिक देख लो किस तरह के हैं। फिर मैं देखिए अब ये 2021 का पेपर का भी रिस्पॉन्स अभी IIT की तरफ से मिल गया है। 21 वाले में ये आप देख रहे हैं कि ये वर्नियर कैलिपर से जुड़ा हुआ सवाल है। सिर्फ 17.8% बच्चों का सही हुआ है, 46% बच्चों का गलत हो गया है। ये सिंपल PV डायग्राम का क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है ये। इसमें भी ये वाला क्वेश्चन देखो तो 55%, ये इजी है एकदम, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है तो वो 55% के आसपास जा रहा है और बाकी का देखो कितना कम है ये। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है, लेंस और लेंस के कॉम्बिनेशन में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टोटल मैग्निफिकेशन, ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन का आदत रहता है। ये ऐसा होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ मांग रहा है, तो ये 23.86% बच्चों का है। तो ये लगभग मान लो कि 23% के आसपास पहुँच रहे, तो आप लगभग 33,000 बच्चों के अंदर आ रहे हो। फिर इसके बाद में ये रेडियो एक्टिव डिके से संबंधित, हाफ लाइफ से संबंधित 2 साइमल्टेनियस डिके है, एक बीटा डिके हो रहा है, एक अल्फा डिके हो रहा है, 2 तरह के डिके वाला सवाल है। इसके अंदर भी देखेंगे तो 30% बच्चों ने सही कर दिया है इसको। कॉमन इस तरह के क्वेश्चन करते रहते हैं इसलिए। और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्लिट कर जाना। ये IIT की मतलब एक पैटर्न में आ जाता है कि कोई प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं और वो कहीं ऊपर जाके टूट जाता है। इस तरह के कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ये भी बच्चों की हैबिट में इस हिसाब से ये मान लो कि 37% बच्चों का सही हो गया। और ये स्टेम क्वेश्चन की कैटेगरी है। स्टेम क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आप देखते हैं कि इसमें कुछ माइनस नहीं मिलता था, और इस क्वेश्चन में क्या है कि इसी एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर इस तरह का स्टेम क्वेश्चन का पैटर्न आता है इस साल के पेपर में, तो वो सबसे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है कुछ माइनस नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन होंगे, हालांकि एक क्वेश्चन का 2 ही नंबर था, तो 4 नंबर इसके अंदर पक्के हो जाएंगे। पर आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो जा रहे हैं माइनस की वजह से पीछे हो रहे हैं,
देखो इसमें रॉन्ग रेस्पॉन्स की बात देखो तो 50.49% बच्चों से गलत हो गया, और इतनों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो लगभग ये 70-80% का हिसाब तो बार बार ही बैठ के आ रहा है, और ये 37% बच्चों का सही हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है मतलब अपन मैं तो ये अगर आसान पढ़ रहा हूँ तो कर सकते, जरूरी नहीं कि अगर हमसे नहीं हो रहा तो हम करें, हालांकि इसके अंदर तो कुछ भी करोगे। अच्छा, परसेंटेज अटेम्प्ट कर अनअटेम्प्टेड की परसेंटेज आप देख रहे हैं कि कम, ऐसे कम ही बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर माइनस तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए अधिकतर बच्चों ने, जैसे 88% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरह के हैं, ये भी वही परसेंटेज में आ गया है, पर सही होने वालों का परसेंटेज चेंज हो रहा है इसके अंदर। ये कैपेसिटर वाला भी एक मतलब बार बार ऐसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग से संबंधित सवाल होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो इसके अंदर भी देखेंगे तो गलत करने वालों का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, 65% के आसपास जा रहा है, और 18% बच्चों का ये सही हो पाया है। और इसमें भी 2 क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक ही के साथ, ये भी लगभग 18% का है, तो मतलब एक साथ 2 क्वेश्चन करने का मौका मिल रहा है, माइनस का कुछ नंबर नहीं मिल रहा है। ये स्टेम क्वेश्चन की जो कैटेगरी इसके अंदर हम देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, जीरो पोटेंशियल का स्फीयर ढूंढ रहे हैं, उसकी रेडियस और उसका सेंटर ढूंढने की बात है, तो ये भी एक आसान कैटेगरी का है। ये फिर भी 17% बच्चों का सही हुआ है, 63। अच्छा, इसलिए इसमें क्या ज़्यादा परसेंटेज अपन को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बच्चों को माइनस नहीं मिल रहे थे, इसलिए कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही था, तो इसलिए बच्चों ने ऐसा किया है, और ऐसा रिस्पॉन्स अपन को देखने को मिल रहा है। तो ये स्टेम क्वेश्चन के संबंध में देखो वैसे ही बात ही आ गई, और थोड़ा आगे चलते हैं। ये एक रोलिंग से संबंधित सवाल है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं और फ्रिक्शन और इससे संबंधित बात है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 10% बच्चों का ही सही हुआ है, और ये भी 41% बच्चों को गलत हुआ है, ठीक है। और एक ये TIR के संबंध में कुछ क्वेश्चन इस तरह के आप देखते हैं बार बार, मतलब प्लेन सरफेस से TIR के संबंध में मेरा मानना है थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं आप, कि ऑप्टिक्स के अंदर ये इनका फेवरेट टॉपिक रहता है। फिर इसको सही करने वाले अभी भी बहुत कम बच्चे हैं, और बार बार इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं, अगर देखा जाए तो गलत करने वाले इसमें भी अभी ज़्यादा हैं। आप देखेंगे तो ये 32% करीब गलत करने वाले बच्चे हैं, और ये 30% ये हो गए, लगभग 60% के करीब आ गए हैं। ये भी एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स। ये भी एक IIT का स्टाइल होता है कि कोऑर्डिनेट्स देना, वेक्टर में चले जाना, ताकि बच्चा क्या है कि उस समय एग्ज़ाम में उसको थोड़ा धैर्य नहीं रहता है कि उन पेपर को अच्छे से देख पाए, ऐसे समझे क्या कर रखा है ये। तो ऐसे धैर्य बनाए रखना, शांतिपूर्वक पढ़ना, ध्यान से सेलेक्ट करना, ये कुछ गुण हैं जो एग्ज़ाम में काम आते हैं आखिरी टाइम पर। अब जैसे यहाँ पर ये वैसे इजी था क्वेश्चन, तो इजी होने के बावजूद भी देखो तो अटेम्प्ट नहीं करने वालों का 42% है। 42% बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, फिर किया तो 11.6 ने गलत कर दिया। सही करने वालों की संख्या भी कम है, 18.94। इसमें कुछ पार्शली करेक्ट वाले बच्चे होंगे जो इसमें अभी दिखे नहीं है। फिर इसके बाद में देखो ये वाला और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, मॉडर्न फिजिक्स के संबंध में अगर आप टॉपिक देख रहे हो तो बार बार ये पाओगे कि इनको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये लाइमन सीरीज या लेमडा की कैलकुलेशन, इसके बारे में इनका कोई ना कोई सवाल रहता है, ये एक पैटर्न टाइप का है। तो ऐसे अपन पेपर के अंदर ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आने वाला है, पर लगभग लगभग हर टॉपिक में से वो किसके आसपास रहते हैं ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कम से कम हम उनको थोड़ा सा रिवाइज और शार्प करके जाएं। ये जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इसकी वजह से ये 22% बच्चों का सही हुआ, फिर भी ये 38 के आसपास % बच्चों का गलत हो रहा है। और यहाँ पर ये कैपेसिटर, एक रजिस्टर, और यानी कि एक तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग को इन्होंने EMI से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर इस कोयल को ऊपर ले जा रहे हैं, इस मतलब इस सेमी सर्कुलर रिंग को ऊपर ले जा रहे हैं, तो इससे EMF पैदा हो रहा है। तो चार्जिंग वाला सवाल हो गया, थोड़ा सा डराने के लिए हो गया। अगर इसका रिस्पॉन्स हम देखेंगे तो इसके रिस्पॉन्स में सिर्फ 10.4% बच्चों का सही हुआ है, और 17 पॉइंट का गलत हो गया है। इतनों ने देख के छोड़ दिया है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई।
ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें दो अलग अलग पॉइंट है, इंक्लाइन प्लेन पे चला दिया है। तो ऐसा होने से, इस तरह की थोड़ी लैंग्वेज लाइन होने से थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी कई बार होता है कि जैसे लाइनें ज़्यादा हो, थोड़ी नई सिचुएशन हो तो थोड़ा डर लगता है। तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें छोड़ देते हैं, लगभग 61.5% बच्चों ने छोड़ दिया है। फिर 24% बच्चों गलत हो गया, सिर्फ 6.3% बच्चों का ही सही हुआ है। ये इनइक्वालिटीज़ में चेक कर पाना, ध्यान से रखना, ये वैसे कोई इतना कठिन सवाल नहीं था। फिर इसके बाद में जैसे ये अल्फा पार्टिकल के संबंध में सवाल है, ये एक्चुअली ये भी एक इनका क्वेश्चन बना रहता है, रेडियस के बारे में। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं चार्ज पार्टिकल और बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहें। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल का आता है तो इस तरह के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करके जाएं। ये अधिकतर पूछते हैं, इसलिए देखो आप इतने % बच्चों का सही हो गया, फिर भी गलत करने वाले बच्चे हैं काफ़ी। तो इनमें कोई ना कोई ऐसी बात हो, ध्यानपूर्वक पढ़ें, कोई बात ऐसी पढ़ने वाली हो, अच्छे से करें। ये रोटेशन के संबंध में बात हो गई, और रोटेशन के अंदर ये एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन का सवाल है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, यहाँ पर दूर रखा हुआ है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल, यानी वो एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन और ये सब यूज़ करवा रहे हैं। तो इतना सब होने से इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह गलती हो जाती है यहाँ पर, तो इसकी वजह से देखोगे तो 5115 बच्चों का ही सही हुआ, 73.79। ये जैसे इंटीजर टाइप और डेसिमल में लिखने वाले सवाल आ जाते हैं, वहाँ जा कर के परसेंटेज एकदम गिर जाते हैं। अगर हम वो क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं तो हम यूँ मान सकते हैं कि हम अपने आप में उन 5-10 हज़ार बच्चों में से हैं, ठीक है। फिर ये और एक क्वेश्चन है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये रेडिएशन के संबंध में है। रेडिएशन के संबंध में है तो रेडिएशन वाले सवाल में आप देखेंगे 3843 बच्चों का ही सही हुआ है, लगभग 80% बच्चों से गलती हो गई है। और मतलब इस तरह क्वेश्चन आपने तो पहले अटेम्प्ट कर ही रखा है। तो ये पेपर एडवांस का पेपर 1 मैंने देखा, पेपर 2 ये सिंपल इक्विलिब्रियम वाला सवाल है, ऐसे सवाल भी बहुत सारे अपन ने कर रखे होते हैं, ये मल्टीपल करेक्ट वाले में होता है। फिर भी 8823 बच्चों का ही सही हुआ है, और लगभग 16% 15.5 का गलत हो गया है, 47.3% बच्चों ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया है। और ये डॉपलर इफेक्ट के संबंध में क्वेश्चन हो गया है, साउंड की फ्रीक्वेंसी वाला। तो साउंड एक पाइप और एक रिलेटिव मोशन दोनों को शामिल करके, यानी कि IIT एडवांस कई बार मैंने देख रहे हैं कि दो चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट और इन दोनों को मिला करके वेव में इन्होंने दो कॉन्सेप्ट चेक कर लिए। ऐसा करते ही देखो 10.9% बच्चों का ही सही हो पाया ये, और लगभग 24% बच्चों से गलत हो गया है, लगभग 55% बच्चों ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया है। पेपर 2 का ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही है, ये भी प्रिज्म के संबंध में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ये भी काफ़ी बार मिनिमम डेविएशन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस काफ़ी पूछ चुके हैं लोग। तो प्रिज्म के क्वेश्चन भी उनके मतलब IIT के एडवांस के, मैंने अगर कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के फेवरेट में से रहते हैं। और ये आप देखोगे तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप लगभग 4956 बच्चों के अंदर हो। लगभग ये देखो 22.6% के करीब बच्चों से गलत हो गया है, 64% बच्चों ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ये यूनिट एंड डायमेंशन का एक सवाल था। तो यूनिट एंड डायमेंशन आप देख रहे हैं कि उस वाले पिछले वाले पेपर में भी था, इस पेपर में भी है। तो एक यूँ मान लीजिए कि यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल रहता है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी 40% बच्चों का सही हो गया है, और फिर भी अब इस तरह के सवाल को जो गलत कर रहा है वो पीछे रह गया है। जैसे 27.78% में लगभग 28% हो गया, 22% बच्चों ने इसे किया ही नहीं है। तो खासकर ऐसे सवाल जो दूसरे लोग कर पा रहे हैं, फिर हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के संबंध में ये एनर्जी के संबंध कैलकुलेशन, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन आता है, कई बार इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं तो ये लगभग 10.9% बच्चों का सही हुआ है, और 23% बच्चों ने गलत किया है, 38% बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। दो कॉन्सेंट्रिक लूप्स दे रखे हैं,
इनमें करंट जा रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है। ये भी आईआईटी के आप अगर पुराने पेपर्स आपने अटेम्प्ट किए होंगे, जैसे कि हिदायत मैंने ऐसा कहा जाता है कि लास्ट टाइम पे पेपर्स देखो, तो उसमें आपको ये कॉमन सा है क्वेश्चन जो आईआईटी की तरफ से पूछा जाता है बार बार ही। ये भी आप देखेंगे तो लगभग 7.77% बच्चों का सही हुआ है। ये एक अलग तरह का मैंने थोड़ा सा नया सवाल आया था देखने के लिए, नई सिचुएशन क्रिएट किया गया था, पर ये स्टेम क्वेश्चन था, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। और उस समय ये किसी के थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है, ये यहाँ पर बीच में एयर होती, प्रेस करने से उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, इससे बायंसी में चेंज आता है, जिससे नीचे चला जाता है, तो इसके ऊपर नीचे जाने के संबंध में क्वेश्चन था, और कितना वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज आ रहा है उसी का कैलकुलेशन इन्होंने करवाया था। ये देखेंगे तो ये वाला, इसमें 2 क्वेश्चन थे लगभग, ये दोनों इससे जिनके सही हुए हैं, देखो एक तो 7,283 बच्चों से सही हुआ है, 4,661 बच्चों से सही हुआ है, लगभग 63% के आसपास बच्चों को गलत हुआ है, और लगभग 32% के आसपास बच्चों ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है। ये पेंडुलम का सवाल है, जिसके अंदर हमको एक हॉरिजॉन्टल में इम्पल्स दे देते हैं, इम्पल्स के संबंध में सवाल है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है। इसमें धागा ढीला होता है, फिर वो टाइट हो जाता है और फिर ऊपर उठ जाता है, तो इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी लिफ्ट होने के बाद। एक ये कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह का कर रखा रहता है, इसलिए लगभग काफ़ी, ये पहला पार्ट तो काफ़ी सही हो गया बच्चों का, दूसरा सिर्फ 7,927 बच्चों का ही सही हुआ है, हालांकि इसमें कोई माइनस नहीं मिला हुआ। ये जो एक और स्टेम क्वेश्चन है, ये फिलामेंट के संबंध में सवाल है, और कैपेसिटर और लैंप, ये अपन कह सकते हैं एसी का क्वेश्चन हो गया। तो एसी का जो क्वेश्चन है, फेज एंगल का पता करना, ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल है, और ये फिर भी देखेंगे तो 11,000 और ये 17,000 कुछ बच्चों का सही हुआ है, 68% बच्चों ने गलत किया है, 63। तो कई बार बच्चे ऐसे कहते रहते हैं कि सर हम क्या करें, तो ये लगभग सवाल ऐसे करवाए जाते हैं क्लासेस के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहती है। फिर भी जब हम देख रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो 23% बच्चे कर नहीं रहे हैं, 68% 63% बच्चे जिनसे गलत हो रहे हैं। हालांकि ये ज़्यादा गलत यहाँ पर कोई इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे ही नंबर मार के आएंगे, क्योंकि स्टेम क्वेश्चन में माइनस मार्किंग की थी नहीं, माने सही करने वालों की संख्या कम है। यानी एग्ज़ाम एडवांस के अंदर एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा महत्व है, सही कर दोगे और कम ही सही कर दोगे, तो ये ऐसे लोग जो माइनस लेने वाले हैं और जो नए अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये आपके लिए जगह बना देंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा एक अपन को कोयल दे रखी है और एक यहाँ पर मैग्नेट को लेके चल रहे हैं, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, जिसके अंदर डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल से जुड़ा हुआ, मैग्नेटिक डायपोल की थ्योरी से जुड़ा हुआ सवाल था, ये पैराग्राफ पेपर 2 के अंदर। इसका रिस्पॉन्स देखेंगे तो ये लगभग 25,000 बच्चों का, 25,900 माने 26,000 करीब बच्चों ने सही कर दिया, क्योंकि बेसिक सवाल था, इस तरह का करते हैं। और देखेंगे तो 50% बच्चों ने इसको भी अटेम्प्ट नहीं किया, 31 से गलत हो गया है। वह इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल था, सेम क्वेश्चन ही था ये, तो ये भी लगभग 16,000 बच्चों का सही हुआ है, और 34% का बच्चों गलत हो गया है, 54.14 का ने अटेम्प्ट नहीं किया है। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है शायद, है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस मिला होगा, इसलिए आपको दिख रहा है कि रॉन्ग रिस्पॉन्स वाले कम है, लोगों ने छोड़ ही दिए माइनस लेने से अच्छा। इस तरह का भी एक क्वेश्चन मैंने देखते हैं कि कंटेनर के संबंध में सवाल, अगर कोई थर्मोडायनेमिक्स उनको सवाल पूछना होता है, तो ऐसे कंटेनर दे देते हैं, पिस्टन दे देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बना रहता है एग्जाम में। तो ये पेपर 2 का क्वेश्चन हो गया। इसका रिस्पॉन्स देखेंगे तो इसका रिस्पॉन्स भी 24.15% बच्चों का सही हो गया, मतलब इस तरह का कर लेते हैं बच्चे, बेसिक सवाल है। 50% बच्चों ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया है। और उसी से जुड़ता हुआ अगला, ये उसी का सेकंड पार्ट था, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये 13.7% बच्चों का सही हुआ है, इतनों ने गलत किया है, ये 20.8% ने। ये भी बेसिक सर्किट का सवाल जो है हमारे पास,
इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 9.7% बच्चों का सही हुआ है, इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन रहता है, और 70.34% बच्चों ने गलत किया है। जहाँ पर ये ज़्यादा परसेंटेज दिख रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये डबल स्टार सिस्टम के बारे में क्वेश्चन था, ये भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता रहता है डबल स्टार सिस्टम का, ये भी आईआईटी का फेवरेट में जाता है। ये 16% के करीब बच्चों ने सही किया है और 70% बच्चों ने गलत किया है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक क्वेश्चन है जो पढ़ाते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो 44% बच्चों का सही हो गया है। इतने परसेंटेज वाला तो कोई सही मिल ही नहीं रहा है। तो ये मैंने 2 पेपर का एनालिसिस किया। इसके अंदर हम अगर देखेंगे 2020 और 21, तो उसकी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो इसमें सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन काफ़ी कम थे और ज़्यादातर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे या इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे। इंटीजर में भी इन्होंने 2 कैटेगरी पूछ रखी थी पिछले साल वाले में, जिसके अंदर की एक में डेसिमल में 2 डेसिमल में आंसर देने थे या फिर सिंगल इंटीजर वाले आंसर थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर के आंसर थे। इसके बाद मैंने कुछ 2 पेपर इसमें से लिए हैं जो कि आईआईटी बॉम्बे की तरफ से लिए गए हैं 2007 में और 2015 में। हम बस उससे जल्दी से गुजरेंगे, देखते हैं कि उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। तो 2007 का जब पैटर्न हम देखते हैं तो उस समय सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा होते थे और ये सिंपल रेजिस्टेंस वाला सवाल है जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के अंदर रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के संबंध में सवाल है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट से संबंधित सवाल है, जो इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि मुंबई के पेपर के अंदर किस तरह का फ्लेवर रहता है। आईआईटी बॉम्बे का जो पेपर बन रहा है वो कैसे सवाल पूछना चाहते हैं। अगर ये देखेंगे तो ये सिंपल, ये यूँ देखें तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है अपनी तरफ से मीटर ब्रिज यानी एक्सपेरिमेंट, तो मेरा ये मानना है कि जो आपने पढ़ाई की है उसके अंदर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट वाला जो पार्ट था वो जनरली क्लासेस में डिस्कस नहीं होता है। तो जो चैप्टर की पढ़ाई के अलावा जो जो आपके सिलेबस में एक्सपेरिमेंट शामिल है उसकी अच्छे से रीडिंग लगा के जाना। आप देखो तो पहला सवाल एक्सपेरिमेंट से बेस्ड था और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट के संबंध में ही है और इसमें एक पिन रखने के बारे में बात हो रही है कि एक बच्चा ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक आंख से देख रहा है तो उसको पिन इधर से उधर शिफ्ट दिखाई दे रही है, तो उसका कैलकुलेशन वाला सवाल था। तो ये जिसने थोड़ा एक्सपेरिमेंट पढ़ा होता है तो उसके लिए आसान रहता है। तो एग्ज़ाम टाइम में ऐसा धोखा तो में हो जाता है इस तरह के। तो ये जैसे एक कैटेगरी आपको पहचानने में आ रही। क्वेश्चन नंबर 2, पहले दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तीसरा क्वेश्चन आपने कर रखा है, ये सिंपल न्यूटन्स लॉ का सवाल है, सिंगल करेक्ट वाला। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये 2 सिलेंडर हैं जिसके अंदर चार्ज देंगे, 2 होलो सिलेंडर, एक के अंदर दूसरा, एक को चार्ज देंगे दूसरे को देंगे, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कैलकुलेशन वाला, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक क्वेश्चन है ये। तीसरा वाला ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर का है, एक पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और पॉइंट चार्ज के इंटरेक्शन में क्या होता है इसके संबंध में क्वेश्चन पूछ रखा है। ये जो कैपेसिटर का सवाल, इस तरह की प्रैक्टिस आपने कर रखी है कि क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज इधर से उधर फ्लो होगा। अब रे ऑफ लाइट जो किसी सरफेस में एंटर कर रही है तो क्रिटिकल एंगल TIR के संबंध में सवाल पूछा गया है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो एनर्जी के कैलकुलेशन के बारे में, न्यूक्लियर फिशन जो प्रोसेस है यूरेनियम वाली, उसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं उनकी एनर्जी के बारे में अपन को सही ऑप्शन सेलेक्ट करने के बारे में कहा गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ के बारे में बात पूछी है। और ये पहले 9 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे। उस 2007 के पैटर्न में उस टाइम पे इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे रीजनिंग वाले कि पहला स्टेटमेंट उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ये आज हम देख रहे हैं कि पैटर्न चला गया है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन में हमेशा डिबेट और डाउट रहती थी। ये अगर आप देखेंगे तो ये फ्रिक्शन के संबंध में सवाल था। ये इलास्टिक कोलिजन के बारे में इनका क्वेश्चन था, स्टेटमेंट के बारे में। और ये ऑप्टिक्स के अंदर
यू वी एफ और इनकी जो बेसिक वैलिडिटी है उसके संबंध में क्वेश्चन था कि ऑप्टिक्स के नियम मतलब कब लगते हैं कब नहीं लगते हैं। ये सिंपल एक्सरे वाला जो सवाल है, एक्सेलेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, इसके संबंध में क्वेश्चन था ये मैंने। और फिर ये रोटेशन वाला सवाल था, एक डिस्क घूम रही है दूसरी डिस्क को उसके कांटेक्ट में लेके आए हैं तो उनमें कितना टॉर्क लग गया है, फिर कॉमन कितना एंगुलर वेलोसिटी आ गया है। इस पर 2-3 सवाल यानी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था ये इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। और एक पिस्टन को पुल करने वाला सवाल था, तो ये पिस्टन कंटेनर और इसके अंदर ये क्या करते हैं, उसको फ्लूइड में डाल देते हैं और इस तरह का मतलब ये 2-3 चीज़ों को मिक्स करके, ये भी एक पैराग्राफ था, आपने कर रखा है अटेम्प्ट, ये 2007 का पुराना सवाल है, आपकी शीट में मिलेगा ये। तो ये क्वेश्चन जैसे मुंबई की तरफ से जैसा पूछा गया था और ये वाला जो डायग्राम है वो उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, फ्लूइड को भी इन्वॉल्व कर लिया, ये मिक्स करने की बात होगी। उस टाइम पे ये मैच द कॉलम आया करते थे, तो मैच द कॉलम के थ्रू उन्होंने यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल पूछ लिया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो पार्ट है वो बार बार आप हर पेपर में पा रहे हैं, 2007 में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इन्होंने वायर को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके देखा, एक कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट करके देखा, एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखा, किसी बैटरी से कनेक्ट किया, ऐसे क्या क्या डिफरेंट सिचुएशन की जा सकती है, उसके करस्पॉन्डिंग उसमें क्या होगा, इसका मैच द कॉलम आ गया। तो यहाँ पर क्या कई टॉपिक मिक्स हो गए, पहले मैच द कॉलम जो आता था उसमें इस चीज़ की मिक्सिंग हो जाती थी। और यहाँ पर ये जो बेसिक हमारे दोनों चैप्टर हैं, मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें मोजलेस लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब को मिला करके जो थ्योरी है इनका आपस का मैच द कॉलम था। ये भी एक एक्सपेरिमेंट वाला सवाल था कि जो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आवाज़ किसके अंदर ज़्यादा आएगी कम आएगी, तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑब्जर्वेशन। तो अपन देख रहे हैं कि मुंबई के पैटर्न में ये बात आ रही है कि वो जो एक्सपेरिमेंट वाला सेगमेंट है उस पर वो सवाल पूछ रहे हैं। फिर इसके बाद में ये एक एरर के संबंध में सवाल आ गया, यंग्स मॉडुलस का कैलकुलेशन आ गया जिसमें एरर वगैरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर ये सिंपल फोर्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल काइनेमेटिक्स, एक वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि आपको ये ऐसे मान लो कि सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन में हम मान सकते हैं, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो मोमेंटम वेक्टर दे दिया, फोर्स मोमेंटम एंगल पूछ रहे हैं, ये सिंपल बेसिक रोलिंग वाला सवाल है, ये सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन, 2007 के कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। ये एक मतलब पैराग्राफ टाइप जो क्वेश्चंस थे उसका ग्रुप है, उसके अंदर इन्होंने सरफेस टेंशन और फ्लूइड दोनों को मिक्स करके सवाल पूछ लिए। इसके अंदर जो सरफेस टेंशन का, फोर्स और फ्लूइड का, ये हालांकि सिंगल करेक्ट टाइप ही होगा क्वेश्चन। यहाँ पर एक पोर्शन को रिमूव कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पूछा है, केवीटी वाला सवाल, ये भी क्लास का एग्जाम्पल रहता है, 2007 का है, हम पुराने टाइम से पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ पढ़ा रहे थे, तो एकदम क्लास से मिलता जुलता आया था उस टाइम के बच्चों के लिए। अभी भी आपके पेपर में ऐसी कई चीज़ें होंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि सेम बात क्लास में पढ़ाई है, और अगर ऐसा छांट करके सबसे पहले कर लोगे तो अब आप देखोगे कि एडवांस के अंदर अगर ऐसी किस्मत आपकी बढ़िया रहे कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो मिलते जुलते आ जाएं, तो पहले और थोड़ा धैर्यपूर्वक ध्यान रखो कि गलती नहीं करनी, क्योंकि एडवांस की परीक्षा में गलती करने का ही दिक्कत है। सब आप देख रहे हो कि काफ़ी बच्चों की गलती की वजह से वो पीछे हो रहे हैं। और ये देखेंगे अगर आप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन का पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में वेरी कर रहा है, उसमें चार्ज चलेगा तो उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, ये एक उनका पूछने का तरीका है। जैसे ये भी आप देख रहे हैं कि मुंबई के पैटर्न में एक ये भी देख रहे हैं, ऐसे वेक्टर नोटेशन के साथ वो पूछ रहे हैं, इससे पहले फोर्स वाले में मोमेंटम वेक्टर लिखा है, ऐसे आ रहा है।
ग्राफ दिया है इन्होंने, इस तरह का पाथ कैसा बनेगा। और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ और एक्सरे ट्यूब, इन दोनों को मिक्स करके इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ और एक्सरे ट्यूब का सवाल दिया है। ये टॉर्क और बेसिक मोमेंट एंगुलर मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन के संबंध में सवाल है। ये इनर्शिया के संबंध में बेसिक न्यूटन्स लॉ का सवाल है। और ये एक रिंग है जो कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट के जाने से बैलेंस हो रही है, तो ये एक तरह से वेरिएबल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ईएमएफ यानी ईएमएफ ईएमआई और न्यूटन्स लॉ सब मिक्सिंग हो रही है इसके अंदर टॉपिक की, इसको समझने के लिए फोर्स बैलेंसिंग। फिर ये थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक क्वेश्चन हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। और ये एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था जिसके अंदर साउंड टॉपिक से, जिसके अंदर पैराग्राफ का ही क्वेश्चन था और इसमें दो ट्रेन जा रही है, उनके अंदर इन्होंने स्पेशल अलग तरह का ग्राफ दे दिया था कि इंटेंसिटी का ग्राफ क्वेश्चन में दिया था। फिर एक ऑब्जर्वर को कैसा ग्राफ दिखेगा, ये यानी कि आईआईटी मुंबई के पैटर्न में एक तो हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के संबंध में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और दूसरे अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें वो नए केसेस नई सिचुएशन क्रिएट करने की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंटेंसिटी का ग्राफ जनरली हम बस ऐसे करते नहीं ना, तो उस तरह का सा सवाल आया तो बच्चा क्या एक बार के लिए डर सकता है उसको देखकर, फिर इसको पढ़ने के बाद आसान होता है। ये ऐसा कुछ खास सवाल नहीं था। ये स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी वो कितनी फ्रीक्वेंसी उसको ऑब्जर्व की जाएगी, ये कर रखा है आपने सवाल। लाइट जो ट्रेवल करेगी मीडियम में, वो ये इसका एक डायग्राम अभी मिस हो रहा है, तो ये एक इसमें क्या था कि वेव फ्रंट का सवाल था। वेव फ्रंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा था, तो वेव फ्रंट का बेसिक क्वेश्चन था, उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, फेज डिफरेंस के बारे में सवाल था। इसका एक डायग्राम मिस कर रहा है, तो फेज डिफरेंस वेव फ्रंट के पॉइंट्स के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है, इन्फॉर्मेटिव जो आपको रहता है कि एक वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स का फेज एंगल सेम होता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन, इसलिए मेरा कहना है कि आखिरी टाइम में जैसे हम कह सकते हैं कि युद्ध के अंदर योद्धा के पास आखिरी वक्त में क्या है उसके पास, तो उसके पास तलवार है, अगर वो तलवारबाज है तो उस तलवार को शार्प करे कि एक ही वार में वो दुश्मन को ख़त्म कर सके, ताकि उसे अनेक दुश्मनों का सामना करना है। इसीलिए आपके पास क्या ऐसा आपका हथियार, आपका टूल क्या है, वो है आपके फिजिक्स के रूल जो आपके पास क्लास नोट्स के अंदर उपलब्ध हैं। तो अगर वो नोट्स के जो बेसिक नोट्स के चीज़ और रूल आप लेके जाएंगे तो वो जो आपके जो थॉट प्रोसेस एकदम शार्प हो जाएगी, और जाते ही एग्ज़ाम के अंदर फटाफट उन सवालों पर हमला करेंगे जो हमारे नोट से मिलते जुलते सवाल होंगे, जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरी का हिस्सा है वो आपको रिकॉल रहेगा तभी काम करेंगे। ये जो अपन देख रहे हैं 2007 के अंदर, ये कुछ मिक्स टॉपिक हो रहे हैं, जिसके अंदर ग्रेविटेशन भी आ गया है, एक लिफ्ट का अंदर ऑसिलेशन की बात आ गई है, एक वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, और इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी को मैच कराना है, डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आईआईटी के फेवरेट में आता है रिंग के अंदर रिंग, रिंग के बगल में रिंग, पैरेलल वायर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज होगा तो वहाँ डायरेक्शन क्या होगा। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड के संबंध में क्वेश्चन था। अट्रैक्शन रिपल्शन की फोर्स के बारे में क्वेश्चन था। ये हम देख रहे हैं कि लैम्प स्टीम इंजन, बायोमेटलिक स्ट्रिप, फ्यूज़, ये एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इनका रेडिएशन से संबंध है, मेल्टिंग से है, थर्मल एक्सपेंशन से है। ये एक साथ टॉपिक कवर करने का तरीका था। और यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन की बात आ रही है, इसके अंदर फ्लक्स का कैलकुलेशन था इसके अंदर, ये भी क्लास में आप लोगों ने कर रखा है। तो ये उस टाइम के लिए नया सवाल था, इस तरह की सिचुएशन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो nth ऑर्बिटल वाला वेवलेंथ का सवाल है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्वेशन और बोर मॉडल की जो जानकारी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। ये बुलेट का और ग्रेविटेशन का सवाल है, जहाँ पर प्लेनेट के अंदर जी की वैल्यू चेंज कर रही है एस्केप वेलोसिटी से जुड़ा हुआ। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन
टॉपिक का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी उन्होंने रोटेशन के अंदर एक 2 केसेस बनाए हैं। तो आईआईटी मुंबई के जो पूछने के तरीके हैं, अब ये जैसे मैंने पेपर जो डिस्कस कर रहा हूँ ये 2015 के जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से जो शुरू किया है, पहले वाला जो पेपर था 2007 का था और ये 2015 का पैटर्न 2015 भी आईआईटी मुंबई की तरफ से दिया गया था। तो इसमें ये जो एक आप क्वेश्चन देख रहे हैं गॉस लॉ के संबंध में सवाल है और ये दूसरा वाला सवाल स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ और एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है। तीसरा क्वेश्चन ग्रेविटेशन का सवाल है। चौथा इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग केसेस ले रही हैं। रोलिंग का सवाल है, इसमें ये हाइट है, इसमें 2 केसेस बना करके उन्होंने सवाल बनाया। यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के संबंध में रेडिएशन वाला सवाल है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। ये न्यूक्लियर प्लांट से एनर्जी हमको एक फ्यूल से इतनी मिलती है, विलेज की सप्लाई वाला सवाल आपने कर रखा है। कितने वर्ष तक हमको लाइट मिल सकती है, इतने फ्यूल है उसके हिसाब से, फ्यूल के कैलकुलेशन से। इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट के बारे में सवाल है। YDSC में इन्होंने एक अलग अपना तरह का सवाल पूछा जिसके अंदर के एक तरफ मीडियम दे दिया है और फिर इसके आगे देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स के अंदर कोई सवाल आता है मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछते रहते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन दे देते हैं। तो ऐसे लगभग आप ऐसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो टॉपिक और सब टॉपिक जिनके आसपास आईआईटी रहती है, तो आखिरी दिनों में उनके आसपास घूम के रह सकते हो और जाते ही एग्ज़ाम में इस तरह के सवालों पर अटैक कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर का सवाल आ गया है, स्क्रू गोज का सवाल है, तो इंस्ट्रूमेंट का सवाल पूछते हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंट वाली तरफ मुंबई के पैटर्न में आप पा रहे हैं। ये एक यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल आ गया है जिसके अंदर बेसिक कॉन्स्टेंट्स के संबंध में क्वेश्चन दिया है। ये एसएचएम का सवाल है जिसको इन्होंने नए तरीके से ग्राफ के थ्रू पूछा है, तो उन्हीं चीज़ों को एक अलग एंगल से पूछना एक तरीका है इनका। और ये बेसिक क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टिकल ऐसे रेडियस के लॉन्ग चलता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के संबंध में क्वेश्चन रहता है। ये चार्ज पार्टिकल और 2 इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, इनके इक्विलिब्रियम के संबंध में सवाल है, इसको डिस्प्लेस करेंगे, एसएचएम का सवाल है। ये भी बेसिक सवाल इस तरह का करके रखते हैं हम। ये रिफ्रैक्शन के संबंध में क्वेश्चन है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में देखने में डायग्राम वगैरह ऐसा लगता है क्या कैसे करेंगे, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, ऑप्टिक्स में प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना पड़ता है। और ये फोर्स के कैलकुलेशन के संबंध में सवाल है, इसमें करंट जाता है और ये इस तरह से शेप जा रहा है, हम जानते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी क्यों ना हो, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये जो इस तरह के कुछ अपने क्लास में नोट्स बना रखे हैं ना कंक्लूजन वाले, जो कि एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे, वो एक तरह से कह सकते हैं वो तलवार की धार की तरह एक स्टेटमेंट है, कैसे टेढ़े मेढ़े तार को सीधे से रिप्लेस कर लेंगे। वहाँ एग्ज़ाम में तुरंत उस बात का हिसाब लगाने में आसानी रहती है। ये एक सिंपल थर्मोडायनेमिक्स वाला सवाल है जिसके अंदर आरएमएस स्पीड वगैरह के बारे में पूछा है। ये सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सवाल है, ये भी काफ़ी बच्चों से गलत हो जाता है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे इसका निकालते वक्त कुछ गलती हो जाती है। ध्यानपूर्वक कर, मतलब कुछ इजी क्वेश्चन होने के बावजूद भी कई बार बच्चे बाहर गलती करके बताते हैं कि सर हमसे नहीं हुआ वहाँ पर। और ये बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक जो थ्योरी का सवाल है उसी का इन्होंने एक अलग तरह का दूसरा ग्राफ पूछा है जो जनरली स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा है, मतलब क्लास के जो थ्योरी से थोड़ा सा अलग ग्राफ होता है, लैम्डा और 1/λ का ग्राफ। ये न्यूक्लियर फ्यूजन को मिक्स करके इन्होंने माने इस टॉपिक को कवर करने के लिए इन्होंने इस तरह का लिया था। थोड़ा सा मैंने मैच दी कॉलम भी अच्छे नहीं थे वो पुराने टाइम के, मल्टीपल मैचिंग होती थी, कई बार कोई ऑप्शन किसी के साथ मैच भी करता था। मतलब ये भी उनका मतलब आईआईटी ने शायद मुझे लगता है अपने पैटर्न से हटा है, इसलिए क्योंकि इसमें कई बार मैचिंग के बारे में क्लियरिटी नहीं होती है, क्योंकि कोई किसी के लिए भी मैच करवा लेता है किसी न किसी एंगल से। तो ये एक कैटेगरी है जो भी मिस मैंने हटा दिया आईआईटी ने, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह कुछ आएगा। ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट फंक्शन है और उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स का कैलकुलेशन है, इक्विलिब्रियम के बारे में बात है। ये ग्रेविटेशन का सवाल है, अपन देख रहे हैं कि आईआईटी के पैटर्न में ग्रेविटेशन का सवाल रहता है, छोटा सा टॉपिक है
और यहाँ पर एक प्लेनेट है और एक ये 2 मासे से बीच में धागा बंधा है, तो जी के डिफरेंस की वजह से धागे में टेंशन है, इस बात का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ये पेपर 2 का पहला सवाल था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरर के संबंध में क्वेश्चन आ गया है और ये कोई एक फार्मूला इनकी तरफ से दिया है जिसके अंदर एरर का कैलकुलेशन है। ये मास की डेंसिटी अलग अलग फंक्शन में दे रखी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कैलकुलेशन है इसका रेशो पूछा है। माने ये बेसिक पता है अपन को, कैलकुलेशन के अंदर ध्यान रखने की बात है बस। ये भी बिल्कुल फेजर डायग्राम का सवाल है, इंटेंसिटी निकालनी है 3 अलग अलग एम्पलीट्यूड्स के बीच में फेज डिफरेंस दे रखा है। ये रेडियो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर हाफ लाइफ वगैरह 2 अलग अलग प्रोसेस के थ्रू दे रखी है, तो उसके अंदर हमको रेट के संबंध में क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वैसे ही वो डेविएशन के संबंध में क्वेश्चन है, प्रिज्म वाले सवाल। तो प्रिज्म भी आईआईटी के फेवरेट में काउंट होता है। और ये आप देखेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है जिसके अंदर कि व्हीटस्टोन ब्रिज आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पर है, कौन सा रेसेस को हटाया जाएगा। और यहाँ पर ये बोर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये फ्लूइड मैकेनिक्स और इक्विलिब्रियम का सवाल है। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि विस्कोसिटी का भी क्वेश्चन इन्वॉल्व कर लिया है। और ये एक यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल हो गया। तो यूनिट एंड डायमेंशन, एरर और एक्सपेरिमेंट बेस्ड वाला जो पोर्शन है, अगर हम देखेंगे तो मुंबई के पेपर में ये हिस्सा है काफ़ी। तो अगर आपने अब तक ध्यान नहीं दिया हो तो ध्यान दे देना। यहाँ पर ये अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये केवीटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन का मामला है, जो कि इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेन और स्ट्रेस का है, जो अलग तरह के ग्राफ होते हैं, कौन सा ब्रिटल है ये। हालांकि इस तरह की थ्योरी हम पढ़ा देते हैं, फिर भी उनकी तरफ से ये क्वेश्चन इस एंगल से पूछा गया है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इलास्टिसिटी वाले। ये एक अगर इरोडोव से प्रेरित हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। प्रेशर, एक स्फेरिकल ग्रेविटी की वजह से अंदर कितना प्रेशर रहता है, इसका कैलकुलेशन वाला सवाल। ये थोड़ा सा पहले से लोगों ने नहीं कर रखा होता तो ये नहीं होता एग्जाम के अंदर। ये हम कैपेसिटर का बेसिक क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक रखना, डाइलेक्ट्रिक हटाना। और एक ये जो अपन कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, ये पिस्टन विस्टन वाला सवाल रहता है। हालांकि इसमें कुछ डिटेल की कमी रहती है, खासकर किसी किसी क्वेश्चन में जैसे बोनस हो जाता है। खासकर होशियार स्टूडेंट को इस तरह के जो पर्टिकुलर थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज में कोई शक हो, ऐसा लगता है कि ना हो, इसमें कुछ कमी दिख रही है, उन सवाल को छोड़ देना चाहिए, बाद में कर लेना चाहिए अगर वक्त हो तो। क्योंकि अगर वो बोनस होना है तो सबके लिए हो जाना है, थोड़ा भी अगर शक हो रहा हो तो ऐसा कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर फिशन के संबंध में क्वेश्चन है, एनर्जी की कैलकुलेशन दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी का संबंध, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है आपने, मतलब कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर इन्होंने वो भी ऐसे EMI मतलब मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना, करंट का जाना और मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करना, मैग्नेटिक फोर्स का लगना, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, हॉल इफेक्ट जैसे नाम जानते हैं उससे संबंधित सवाल है ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे इस तरह के पैराग्राफ आते थे गए, तो पैराग्राफ के अंदर सिचुएशन चेंज कर करके उन्होंने उसी में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ये। और उसी का ये अगर हमने डेंसिटी का चेंज किया स्टेप के अंदर तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये क्लैडिंग से संबंधित ऑप्टिक्स का TIR का सवाल हो गया। यानी TIR जो है हम कह सकते हैं कि इनका फेवरेट है। और इसमें एक नया टर्म न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी ये नई सिचुएशन है एग्ज़ाम टाइम में। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है हमने पढ़ा नहीं है, IM क्या है, पर इसको धैर्यपूर्वक पढ़ने का थोड़ा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन था ये पैराग्राफ का सवाल, ये तीसरा क्वेश्चन था उसके अंदर। तो ये मैंने एक पेपर का जो आपके सामने 4 पेपर का एनालिसिस किया, इसके अंदर IIT के अंदर जो क्वेश्चन थे 2000, इसमें 7 के अंदर 44 क्वेश्चन थे, 15 में 40 क्वेश्चन थे,
2021 में शायद 38 क्वेश्चन है, ये 36 लिखा है और ये 36 क्वेश्चन है। तो अगर आप इनमें देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन देखो आप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के अंदर 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इस तरह के हैं। तो यानी यूँ मान लो कि ग्रेविटेशन वाला छोटा सा टॉपिक होने के बावजूद एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चन देखोगे तो अगर मुंबई की तरफ से देखेंगे तो ये 4.5 और 3 क्वेश्चन के करीब इसमें आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन देखोगे तो 7 और 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वैसे ही कहा जाता है कि मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स हम करें। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का सवाल वैसे एक आधा ही सवाल है, पर ऑप्टिक्स के सवाल इसमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं और मिक्स टाइप के जैसे क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं। तो ये मैंने ऐसे समरी बनाई एक छोटी सी, जो भी अपन ने 4 ईयर्स के पेपर देखे हैं उनमें अगर देखें तो क्या देखने को मिल रहा है। तो ये मैं इसलिए समराइज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्या करना चाहिए इनसे थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लग जाएगा आखिरी टाइम में। ये मैंने जैसे टॉपिक को ऐसे सेग्रीगेट कर लिया है, तो आप देख रहे हैं कि वेव्स की इतनी कदर नहीं है थोड़ी सी। अगर बेसिक वेव में जाते हैं तो ये क्या सवाल पूछते हैं कि वेव के अंदर क्वेश्चन, जैसे ये एक इसमें शायद एक पैराग्राफ वो जो डॉपलर इफेक्ट वाला आ गया था, इसकी वजह से इसमें ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक साथ आ गए एक पैराग्राफ के आने से। बाकी एसएचएम वेव्स वाले टॉपिक में से बेसिक क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इनके पास डॉपलर इफेक्ट और वो ट्यूब वाले सवाल रहते हैं, या दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपने देखा है ये सवाल आ रहे हैं। ऑप्टिक्स की भी इनकी फेवरेट्स हम देखना चाहेंगे तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन 2-3 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिल रहे हैं। एरर वाले सवाल देखो तो आप एरर, यूनिट एंड डायमेंशन, एक्सपेरिमेंट से जुड़े 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्लूइड का भी, फ्लूइड सरफेस टेंशन मिक्स हो जाता है या विस्कोसिटी होता है, एक दो क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स के सवाल आ रहे हैं। मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी का इसमें जैसे पहले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो क्वेश्चन के पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो जैसे मेरा खुद इन पैटर्न को देखते हुए आप देख रहे हैं कि 7 में 44 होते थे, ऐसे करते हुए कम होते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो पेपर आना चाहिए इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 36 से मतलब 36-38 के आसपास ही क्वेश्चन होने चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा टफनेस बढ़ाने से, जैसे ये क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट ज़्यादा होते थे, थोड़ा इजी रहता था, अभी इसमें थोड़ा सा टफ हो गया। जैसे टफनेस की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चंस की संख्या कम होगी। तो आप क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा देख लें तो आप समझ लेना है कि क्वेश्चन पेपर ईजी हो गया। क्वेश्चन पेपर ईजी हो गया तो हमें फटाफट से ईजी क्वेश्चन करने, क्योंकि कंपटीशन में ईजी होने से हमारे पे दबाव ज़्यादा आ जाता है नंबर लेने का, थोड़ा सा स्पीड का दबाव आ जाता है सवाल बढ़ने से। ये कुछ पैटर्न के संबंध में बात थी जो इसके अंदर अपन ने देखा कि 2020 में 18 क्वेश्चन थे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में जो स्टेम टाइप क्वेश्चन थे और डेसिमल वाले क्वेश्चन थे और एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी थे। जो इंटीजर वाले क्वेश्चन थे उनमें माइनस दिया था और जो डेसिमल वाले क्वेश्चन थे उनमें नहीं दिया था। और माइनस मल्टीपल मैंने सिंगल करेक्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन थे उनमें भी -1 था और मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप में -2 था। तो और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में वो स्टेम वाले क्वेश्चन थे उनमें नहीं था, जिसमें 2 डेसिमल तक आंसर देने थे। तो स्टेम वाले में 2 डेसिमल वाले आंसर देने थे। तो अगर हम पैटर्न के संबंध में बात करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि इस बार के पेपर में सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, निश्चित होंगे। इसमें 6 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की संख्या इसमें टोटल अगर देखेंगे तो 36 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो सिंगल करेक्ट वाले बढ़ सकते हैं। मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो दोनों मिला करके 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में जिसमें आपको मिल रहा है -1 इंटीजर होने की वजह से, ऐसे 6 क्वेश्चन है। ये भी इन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरी बना दी है। और इसमें एक स्टेम क्वेश्चन की कैटेगरी है जो पिछली बार लिए, मुझे लगता है इसको कैरी कर सकते हैं ये। और ऐसा मुझे लगता है कि मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप जो है वो किसी पैराग्राफ में भी ले सकते हैं,
कि कोई ऐसा मतलब पैराग्राफ बना दें जिसके अंदर मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएं। ऐसा करने पर शायद क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है। ये जो पैटर्न था 2021 का पैटर्न था, तो 2021 के पैटर्न में देखेंगे तो इसमें भी मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, मतलब सिंगल करेक्ट वालों की संख्या घट गई, चार हो गई। फिर आपने न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन कर दिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर कर दिए। इस तरह से आप क्वेश्चन देखेंगे तो मल्टीपल करेक्ट वालों की संख्या तो 12 अभी भी इसके अंदर है, तो 12 के करीब मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। 4 इसमें सिंगल है और 6 इसमें सिंगल है। तो ऐसे करके यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए और इंटीजर टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए नॉन नेगेटिव। तो ये करीबन 6 6 10 और 9 19, ये 38 क्वेश्चन का हो गया 2021 वाला पैटर्न। 2007 के टाइम पे इस तरह के क्वेश्चन सिंगल करेक्ट वालों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी और दोनों के अंदर असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, पैराग्राफ, मैट्रिक्स मैच। तो वो पैटर्न तो मेरा मानना है कि 7 वालों से कोई अभी मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई मीनिंग नहीं बनता है। 7 से और 15 का, ये 7 और 15 इनकी चॉइस के हैं, एक तरह से ही मान सकते हैं कि मुंबई की पेपर थे ये, तो अगर उनसे वो कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि मेरे को नहीं लगता है, बस पैराग्राफ वाला पार्ट में मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले कर रखा है 4 एंड -2। ऐसा हमको याद आता है कि शायद 2015 में पहली बार -2 मिलना शुरू हुआ था। ये एक ग्राफ है जो कि बच्चों का हमने ये आईटी की तरफ से जो दिया है कि फिजिक्स के पेपर के अंदर जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया उसके अंदर उनके मार्क्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं। तो ये -20 से भी पीछे जा रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माइनस के अंदर मार्क्स जा रहे हैं। और ये जो पीक आ रहा है अगर अपन देखेंगे तो ये 20 नंबर और 15 एकदम 10 से थोड़ा आगे, 10 से 20 नंबर के बीच यानी 15-14 के आसपास ये आप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक पीक आता है, यानी कि फिजिक्स में 14-15 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या के आसपास एक आधे नंबर से ही 6000 बच्चे की रैंक का ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी अगर आप फिजिक्स के अंदर 40 नंबर लेके आते हो तो 40 नंबर के आसपास, 40 से अगर एक नंबर भी बढ़ाओगे तो आप 1000 बच्चों से आगे हो जाओगे। ये ग्राफ आपको बता रहा है। अगर आप 60 नंबर के आसपास पहुंच जाओगे तो फिर ये 500 के आसपास का नंबर पहुंच रहा है कि 60 से अगर एक नंबर बढ़ा दिया आपने तो सीधे 500 की रैंक का जंप आ जाएगा। तो आप समझो कि अगर 10,000 को 500 में डिवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा 500 नहीं आएंगे। तो जब आपका कंपटीशन सिलेक्शन का होगा तो वहाँ पर आप किसी भी एक क्वेश्चन का एक पार्ट भी सही करोगे और या किसी भी एक सवाल को गलत होने से बचा लोगे तो आप अपने सिलेक्शन में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हो। यानी कि आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन जो आप जानते हो उसी को आप सही से इस्तेमाल कर लोगे तो भी सेलेक्ट होने में वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। ये ग्राफ इस तरह की जानकारी दे रहा है। बहुत आगे नंबर जाने के बाद में तो फिर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1-2 बच्चों का ही फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे ग्राफ ये बता रहा है 2020 का ग्राफ इस तरह का है। अगर हम 2021 का ग्राफ देखेंगे तो 2021 का भी ग्राफ है अपने पास। तो इसमें ये -35 से शुरू हो रहा है, बच्चों के -35 से नंबर शुरू हो रहे हैं। और ये जो पीक आया ना, ये थोड़ा सा टफ पेपर दिख रहा है 21 वाला, जिसके हिसाब से ये पता लग रहा है कि माइनस में ज़्यादा नंबर आ गए बच्चों के। दूसरा ये पता लग रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 4 नंबर के आसपास आ रहा है। 4 नंबर लाने वाले बच्चों की परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये 4,500 के आसपास बच्चे इसमें आ रहे हैं। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लगभग अपन ने जो देखा है 43 से आगे 45 नंबर के आसपास 500 बच्चों का जंप आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो पिछले वाले पेपर में 60 नंबर के आसपास जैसे चेंजेस आ रहे थे, इस पेपर के टफ होने की वजह से ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया और वो 15 नंबर के आसपास इधर चला गया। जैसे 24 -24 था, ये -35 पहुँच के 11 नंबर इधर खिसक गया और ये पॉइंट इधर खिसक रहे हैं।
आप यहाँ पर 69 माने के आसपास पहुँच रहे हो, तो ये 250 बच्चों का रैंक का फ़र्क पड़ रहा है। यानी इस ग्राफ से ये कुछ चीज़ें हमको पता लग रही है कि हमारा परफॉर्मेंस कितना कीमती है एक एक सवाल का सही हो पाना। ठीक है, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैं तैयारी अच्छे से करूँ। तैयारी अच्छी करने के अलावा पेपर के अंदर गलती मत करना। इस गलती को नहीं करने के लिए मेरी तरफ से ये कहना है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस में बनाए रखना। जैसे अगर अपन पेपर देने जाते हैं तो पेपर देते वक्त हमारे मन में ऐसा डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। अपने आप को न्यूट्रल बनाए रखना, ताकि एग्ज़ाम के अंदर शुरू के वक्त में हमारी एनर्जी बनी रहे। तो अपने आप को ऐसे किसी बात से दूर रखो जो नेगेटिव बनाती है। अपनी एनर्जी को बरकरार रखो। उन 3 घंटों के अंदर हमारी एनर्जी बनी रहनी चाहिए। 3 क्या कहूँगा, 6 घंटे होंगे अगले 3 घंटे में भी। तो अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस रखो 6-6 घंटे बैठने की। और अपनी जो भी पॉजिटिव बातें, यानी मेंटली फिट, फिजिकली फिट होकर के जाओगे तो ये भी आपको सेलेक्ट करा देंगे, क्योंकि आप अपनी नॉलेज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो ये ग्राफ से अपन को दिख रहा है, अभी अपन ने जो पेपर का एनालिसिस किया है वो भी हमको बता रहा है कि परसेंटेज का जो हिसाब बैठ रहा है वो मतलब कैसा बैठ रहा है, कितने लगभग 70-80% बच्चों से अनअटेम्प्टेड और गलत होने वाला हो रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। तो ये बात आ गई। ये ऐसे ही जो मैंने अभी टॉपिक आपके सामने जो एग्ज़ाम में आए उसको 10 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक मैकेनिक्स का टॉपिक हो गया, एसएचएम वेव्स का हो गया। मैकेनिक्स के टॉपिक के अंदर अगर हम आईआईटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की पैटर्न की बात करें तो अगर वो काइनेमेटिक्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर वो वेक्टर फॉर्मेट में कोई सवाल पूछ लेते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल का सवाल पूछ लेते हैं। और दूसरे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो कुछ फ्रिक्शन के संबंध में पूछ सकते हैं। फ्रिक्शन का भी जैसे बेसिक स्लाइडिंग वाला, इंक्लाइन प्लेन वाला कोई सवाल उन्होंने पूछा है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो कोलिजन के संबंध में क्वेश्चन पूछते हैं। सर्कुलर मोशन में वर्टिकल प्लेन का सर्कुलर मोशन के संबंध में इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। कोलिजन का कोई सवाल पूछ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के संबंध में, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में बात पूछ लेते हैं। रोटेशन के अंदर इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के संबंध में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसके बाद में या तो फिक्स्ड मतलब इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, फिक्स्ड एक्सेस वाले, उन क्वेश्चन को पूछ रखा है, या रोलिंग के संबंध में कुछ सवाल पूछ रखे हैं। ये मैकेनिक्स के पोर्शन में आ गया। एसएचएम के सवाल माने मिक्स किसी अलग टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। वेव्स के अंदर कैटेगरी जैसे अपन ने डिस्कस किया, डॉपलर इफेक्ट के सवाल रहते हैं, या बीट्स के सवाल रहते हैं, या फिर ऑर्गन पाइप और डॉपलर इफेक्ट को मिक्स करके सवाल रहते हैं। फ्लूइड वाले सवाल के साथ वो थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स कर देते हैं, या जैसे फ्लूइड के साथ सरफेस टेंशन को मिक्स कर देते हैं। थर्मो हीट ट्रांसफ़र, ये सब अगर एक कैटेगरी में मान लें तो इसमें से भाई जैसे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम देखते हैं तो एक पीवी डायग्राम का सवाल होता है, बेसिक गैसेस की प्रोसेस का सवाल होता है, एक कंटेनर वाले सवाल रहते हैं। हीट ट्रांसफ़र के संबंध में अगर देखेंगे तो रेडिएशन का, स्टीफन्स लॉ का बेसिक सवाल रहता है। यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल अपन ने इस तरह के देख लिए कि यूनिट एंड डायमेंशन के संबंध में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं, या अलग अलग क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके सेम यूनिट की बात करते हैं, या फिर कांस्टेंट्स को डायमेंशनली कनेक्ट करने की बात करते हैं, या किसी कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके डायमेंशन पूछ रहे हैं, या कोई नया इक्वेशन दे दिया उसमें अल्फ़ा बीटा के डायमेंशन पूछ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के संबंध में अगर हम देखेंगे तो यंग्स मॉडुलस से संबंधित सवाल आया है, ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में सवाल आया है, और वर्नियर कैलिपर के सवाल आए हैं, और ये पोटेंशियोमीटर और इनके संबंध में क्वेश्चंस आए हैं। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो चार्जेस के इक्विलिब्रियम वाले सवाल आते हैं, माने स्ट्रिंग से बंधे इस तरह के डायपोल के सवाल आते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर या शेल वाले सवाल आते हैं। ग्रेविटेशन के संबंध में बात करते हैं तो ग्रेविटेशन के अंदर डबल स्टार सिस्टम के सवाल आए हैं। ग्रेविटेशन के अंदर जी के वेरिएशन या एनर्जी माने कंजर्वेशन के सवाल आते हैं, जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या ऐसा कुछ आता हो जिसके अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल
अभी लेटेस्ट माने उतने अच्छे से आए नहीं हैं या कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सवाल आए हैं। अगर हम देखेंगे तो थोड़े से ऐसे आगे जिसमें मिक्स हो गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को किसी के साथ मिक्स किया, अगर हालांकि पूछते हैं तो ये इस एक्सपेरिमेंट में चले जाते हैं, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर में, या फिर हाँ मतलब इसके अंदर बेसिक रेजिस्टेंस के भी सवाल आए हैं। कैपेसिटर के अंदर आप देखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक से संबंधित सवाल आते हैं। कैपेसिटर के अंदर अगर हम देखें तो कितना चार्ज आ जाएगा, एनर्जी कितना लॉस हो जाएगा, कैपेसिटर का सर्किट जो है एसी वाला सवाल पूछ लिया जाता है, या फिर कैपेसिटर का ईएमआई के साथ में कनेक्शन कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के संबंध में पॉइंट चार्ज के सवाल आते हैं। पॉइंट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसके पाथ के कैलकुलेशन के सवाल रहते हैं। ईएमएफ के क्वेश्चन के अंदर अपन देख रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सवाल आते हैं। और फोर्स के अंदर भी जो अपन क्वेश्चन देखते हैं तो लूप वाले सवाल होते हैं, करंट जाता है चेंज होता है, दूसरे में कितना, लेंज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के भी बिल्कुल बेसिक सीधे सीधे पहले सीरीज के क्वेश्चन आते थे, अभी आजकल पैरेलल वाले सवाल आने लग गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, कई बार मतलब मैंने इनको बोर मॉडल के सवाल रहते हैं, या डी ब्रोगली वेवलेंथ उसको कनेक्ट करते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक क्वेश्चन रहता है, एक्सरे का बेसिक क्वेश्चन रहता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो रेडियो एक्टिविटी का एक सवाल रहता है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन का एक सवाल रहता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब हम जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हमको मिलता है इस क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन वाले सवाल रहते हैं, खासकर मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन, या लेंस और लेंस के कॉम्बिनेशन के सवाल होते हैं, या फिर टीआईआर के क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर प्रिज्म के क्वेश्चंस रहते हैं। ये मतलब एक फिक्स कैटेगरी जैसी होती है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर वाईडीएससी के ही क्वेश्चन आए, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ उसमें आया नहीं है। इसमें भी वो स्लैब लगाने वाले सवाल रहते हैं, या मीडियम चेंज करने वाले सवाल रहते हैं। ऐसे आप मतलब अपने टॉपिक और सब टॉपिक को कैटेगराइज करके प्रीवियस ईयर्स के, जैसे कम टाइम होता है ना तो उसमें ऐसा किया जा सकता है। मैं तो खुद अपने इंजीनियरिंग के जो टाइम के मुझे ध्यान है कि ऐसे जब ऐसी हालत आती है, जैसे खासकर ऐसे बच्चे हों जो कि सर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएँ, क्या करें, तो बिल्कुल जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, अगर उनके ऊपर भी वो मेहनत करके जाएंगे ना तो, और वो सही सही चीज़ें करके आ जाएँ, गलत करने से बच जाएँ, तो उससे भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है। और ये मैंने फाइनली मैं अपने इतने सारे बड़े डिस्कशन के अंदर ये चीज़ें मैंने आगे होके बताई, इसलिए ताकि जो मैं कोई बात कहूँ उस पर थोड़ा भरोसा रहे कि देखो ऐसे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मुंबई के क्वेश्चंस देख लिए हमने, लेटेस्ट पैटर्न कैसा चल रहा है ये हमने देख लिया। फाइनली मैंने अपनी तरफ से, हाँ मुझे पता है कि एडवांस का पेपर किसी तरह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये एक खूबसूरती, एक अच्छी बात है। और मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही सोचा है, लगभग यूँ मान लो कि 38 के आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं, 36 से 38 के बीच क्वेश्चन रहने चाहिए। 25 क्वेश्चन मैंने रफली मेरी तरफ से प्लेस किए हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने चाहिए, देखते हैं क्या रहता है ये आज के दिन में। ऐसे बोलो, मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन आपके इस साल के पेपर में यूनिट एंड डायमेंशन का होना चाहिए, जिसमें किसी कॉन्स्टेंट्स के बारे में हो और नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हो। एक क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेरिमेंट माने एरर के कैलकुलेशन के बारे में होना चाहिए, या तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के संबंध में होगा, फोकल लेंथ मेजरमेंट के बारे में हो सकता है, यंग्स मॉडुलस का हो, या रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का, ऐसे ही मैंने सोचा है। एक क्वेश्चन आपका कोई पीवी डायग्राम का होना चाहिए, जिसके अंदर वीटी डायग्राम, कोई दूसरा मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी का होना चाहिए, जिसमें आपका कोई एनर्जी का कैलकुलेशन हो सकता है या कोई पार्टिकल का कैलकुलेशन हो सकता है। एक मुझे ऐसा लगता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ, ऐसे इनको कनेक्ट करने वाला कोई क्वेश्चन हो सकता है, बेसिक क्वेश्चन। एक मुझे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, जैसे आपके सामने अभी मैंने पैटर्न देखा है और भी प्रीवियस ईयर्स के देखेंगे तो ये लगभग इनके आसपास घूमते हैं। तो एक मुझे लगता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित कोई सवाल होना चाहिए, जिसमें वेवलेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा है। एक रेडिएशन का कोई क्वेश्चन रहना चाहिए जिसके अंदर स्टीफन्स लॉ का इस्तेमाल होता हो। एक मुझे लगता है कि रोटेशन के अंदर रोलिंग ऑन कर्व्ड सरफेस का होना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया इस पर सवाल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ऐसा आना चाहिए।
एक डॉपलर इफ़ेक्ट का, अगर साउंड के मामले में कोई भी सवाल आएगा तो डॉपलर इफ़ेक्ट किसी के साथ क्लब होके आ सकता है, जैसे किसी के साथ मिक्स होकर के आ सकता है। डॉपलर इफ़ेक्ट इनके माने पेपर में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कोई क्वेश्चन रहना चाहिए जो मीटर ब्रिज का होना चाहिए। जैसा मुझे लगता है आईआईटी मुंबई के जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेस्ड के हिसाब से मैंने ऐसा सोचा है। टीआईआर से रिलेटेड कोई सवाल होना चाहिए जो प्रिज्म का होगा या प्लेन सरफेस का होगा। वाईडीएसई कोई मीडियम में रखा हो ऐसा कोई सवाल होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम और ग्रेविटेशन दोनों का कोई मिक्स होकर के सवाल बनता हो, ऐसा कोई सवाल होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स में पिस्टन वाली जो प्रॉब्लम, गैस वाली जो प्रॉब्लम होती है, वो होना कोई सवाल चाहिए। इस तरह का मैंने पैटर्न से चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन होना चाहिए स्फेरिकल शेल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, चार्ज वाले, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ आ जाए, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल के मोशन का सवाल होना चाहिए। एक बॉल के कोलिजन के सवाल हो सकता है जिसमें कि कंस्टेंट मोशन भी लग रहा हो, जैसे एक बॉल किसी से बंधी हुई हो फिर उससे टकरा जाए। इस तरह के क्वेश्चन का मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। एक मुझे ऐसा लगता है कि कैपेसिटर का सवाल होना चाहिए जिसमें चार्जिंग का हो, या माने बैटरी कनेक्ट करें हटाएं, डाइलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ, डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर का सवाल होना चाहिए। एक मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन का कोई सवाल होगा। एक मुझे ऐसा लगता है कि फ्लूइड और गैस, माने कि कुछ गैस एंट्रैप्ड हो फ्लूइड के अंदर और उसमें पीवी जैसे कांस्टेंट, इस तरह की कोई प्रोसेस का इक्वेशन लगाना हो, इसका कोई सवाल होना चाहिए। एक मुझे ऐसा लगता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई क्वेश्चन रहना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में कोई स्प्रिंग का सवाल रहना चाहिए जिसके अंदर वो दो स्प्रिंग का कोई रोटेशन से संबंध हो, स्प्रिंग का किसी माने स्प्रिंग के थ्रू किसी चीज़ को रोटेट करवाया जाए, स्प्रिंग का किसी ब्लॉक से कनेक्शन हो या किसी पिस्टन से कनेक्शन हो, ऐसा कोई सवाल होना चाहिए। और एक मुझको लगता है कि ईएमआई में रोटेशन वाला जो कैटेगरी आती, आपने पढ़ा होगा रोटेटिंग रॉड में ईएमएफ कितना ईएमएफ जनरेट होता है, या कोई डिस्क घूमती है तो क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल होना चाहिए। एक मुझको लगता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई सवाल होना चाहिए। एक सरफेस टेंशन का होना चाहिए जिसमें कोई बबल पे चार्ज हो, या बबल को लिक्विड में रखा हो, या कैपिलरी ट्यूब में हो, या दो प्लेट्स के बीच में लिक्विड राइज करता हो। ये लगभग ऐसी मुझे फीलिंग आती है कि इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। मैं कोई ऐसा गारंटी मुझे कुछ नहीं है इस बारे में, पर ऐसे पैटर्न देखते हुए लगभग इस तरह के क्वेश्चंस रहने चाहिए। क्वेश्चन कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो अपने क्लास में पढ़े होंगे उसमें से आएंगे। और आखिरी दिनों में अपने मन को संतुलित रखिए, आराम से नींद लीजिए और अच्छा सोचिए। माने मेंटली बैलेंस बना के रखना है, फिज़िकली फिट रहना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अच्छे से नींद लेनी है। और जो आपके क्लास नोट्स के जो पॉइंट्स हैं, देखो जो आपकी आदत और आपकी कैलकुलेशन की जो कैपेबिलिटी हो चुकी है वो तो हो चुकी है। अब जो आप कर सकते हो कि कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको तुरंत याद रहे, जिससे आप अपना टाइम की बचत कर सकते हैं, वो करें। पेपर में अच्छे से छांट करके, जो मैं साल भर आपसे कहा हूँ कि कठिन सवाल को छोड़ देना, आसान सवाल कर लेना। अभी आपके सामने पैटर्न के थ्रू ये प्रूव हो रहा है कि लगभग 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो कि एडवांस के पेपर के अंदर या तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं या गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं आपको अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।